नमस्कार, मक्केश्वर अवेकिन्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम है विवेक वैभव। भारत के उपराष्ट्रपति या यूं कहें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ को लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं और उनको हटाए जाने को लेकर बहुत से कारणों की चर्चा आप भी लगातार सुन ही रहे होंगे। हालांकि उनके रेजिग्नेशन को लेकर जो बहाना दिया गया है वो स्वास्थ्य का है, लेकिन इन सारे कारणों में जिस कारण की चर्चा सबसे ज्यादा है वह ऑपोजिशन पार्टी द्वारा लाया गया जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन, जिसमें ऑपोजिशन के लगभग 63 एमपीज के साइन थे। चलिए, अब किसी को इंपीच करना है तो कोई ना कोई तो मोशन लेकर आएगा ही, चाहे पोजीशन वाले ले आए या ऑपोजिशन वाले ले आए। पर मुद्दा यहाँ पे यह बन गया कि जयदीप धनखड़ ने ऑपोजिशन के इस इंपीचमेंट के मोशन को बिना सरकार को बताए और बिना उन्हें कॉन्फिडेंस में लिए ही एक्सेप्ट कर लिया। किसी भी हाउस में किसी के खिलाफ भी इंपीचमेंट लाने के लिए कम से कम 50 एमपीज का सिग्नेचर होना जरूरी है और यहाँ तो ज्यादा ही थे। हालांकि ये काम जयदीप धनखड़ ने सरकार के पीठ पीछे तब किया जब सरकार ने ये नोटिफाई कर दिया था और ये अनाउंस कर दिया था कि जो इंपीचमेंट का ये मोशन है जस्टिस वर्मा के खिलाफ वो पहले लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को, जो कि ओम बिरला हैं, उस सारे एमपीज ने मिलकर एक प्रस्ताव भी सबमिट कर दिया गया था। हालांकि तब तक लोकसभा के अध्यक्ष ने अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसकी स्वीकृति के लिए नहीं दी थी। वैसे जस्टिस वर्मा तो याद ही होंगे आपको, वही जस्टिस वर्मा जिनके घर के बाहर गैराज में बहुत सारे कैश का भंडार मिला था जिसमें आग लग गई थी और उसको कोर्ट में रफा दफा कर दिया गया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि भाई कहाँ से आया पैसा, किसका पैसा है, ये तो पुलिस बताए, मुझे क्या पता। अरे भाई, तुम्हारे घर में पैसा मिल रहा है और तुम्ही को नहीं पता। तो इसी वजह से सरकार जो है ये इम्पीचमेंट मोशन लाने वाली थी, क्योंकि जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक, वो यही है। तो अब इसी वजह से धनखड़ पे सरकार के खिलाफ जाने का आरोप लग गया है। भाई, बात भी सही है, जिस पार्टी ने, जिस व्यक्ति ने आपको पद दिया और वो भी उपराष्ट्रपति और अपर हाउस के चेयरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद, वो कम से कम आपसे इतनी उम्मीद तो रखेगी कि आप सरकार के खिलाफ जाकर काम ना करें। पर हमारा मुद्दा ये नहीं है। मैं जो बात करने जा रहा हूं वो इन सब बातों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सारी बातें तो लगभग आप अन्य चैनलों पे भी देख ही रहे हैं। यहां सोचने वाली बात यह है कि जिस सरकार ने उन्हें उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचाया, वही धनखड़ सरकार के खिलाफ क्यों हो गए, या वो खिलाफ नहीं थे और किसी और वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ा या छोड़ने को कहा गया। इन सारे मसलों में सिर्फ एक ही एंगल नहीं है, इसमें कुछ पर्सनल ईगो भी शामिल है, इसमें कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी शामिल हैं और इसमें एक व्यक्ति को अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेने की जो गलती होती है, जो अक्सर आदमी उच्च पदों पर बैठा हुआ कर लेता है, उसका भी काफी कुछ योगदान है। दरअसल बात यह है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद से धनखड़ साहब की महत्वाकांक्षाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग गई थी और ये नेचुरल भी है। जब किसी भी इंसान को यह लगने लगता है कि उसका कद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो बहुत सी ऐसी चीजें और बातें करने लग जाता है जो उसकी हैसियत से ज्यादा बड़ी होती हैं और यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं, क्योंकि पद बड़ा हो जाने से कद भी बड़ा हो जाए ये जरूरी नहीं होता। और धनखड़ साहब को भी यही गलतफहमी हो गई थी। पर इनको ये गलतफहमी हुई कैसे, ये समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे कैसे या पहुंचाए कैसे गए। दरअसल ये भाई साहब बीजेपी के ओरिजिनल मेंबर नहीं है, ये बाहर से लाए गए हैं, जैसा कि बीजेपी में आजकल एक ट्रेडिशन बन गया है। जो कोई भी बाहरी व्यक्ति जिसकी थोड़ी भी कोई पहचान है, अगर वो भाजपा के कसीदे पढ़ने लग जाए तो भाजपा वाले उसको बाहर से उठाकर लाते हैं और अपने यहाँ किसी बड़े पद पर बिठा देते हैं। भाजपा की इन हरकतों से भाजपा का कोर वोटर और सपोर्टर जो है, जो उसको उसकी आइडियोलॉजी के लिए सपोर्ट करता है, वो भी खासा नाराज है। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो बड़ी बड़ी खामियां भी छुप जाती हैं और जब वक्त बुरा चल रहा होता है तो छोटी खामियां भी इतना बड़ा असर करती हैं कि रेप्यूटेशन और सक्सेस दोनों को ही बर्बाद कर देती हैं, जैसा कि आजकल कांग्रेस के साथ हो रहा है। तो धनखड़ साहब ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत जनता दल से की थी, बाद में वो वहां से कांग्रेस में चले गए और अब जब देखा कि भाजपा को लगातार सफलता मिल रही है और सारी मलाई इधर ही बटने वाली है, तो वो भी चुपके से खिसक के भाजपा में आ गए। धनखड़ एक जमीनी नेता कभी नहीं रहे और ना ही उनकी पहचान या पकड़ जनता के बीच वैसी थी। वैसे तो वो राजस्थान के जाट समाज से आते हैं, पर बंगाल के गवर्नर बनाए जाने के पहले शायद ही उन्हें कोई जानता था देश में। धनखड़ पेशे से वकील हैं और एक वक्त में सलमान खान का केस भी लड़ चुके हैं। खैर, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा।
तो भाई पढ़े लिखे थे, कानून के जानकार थे और सरकार के चाटुकार बन गए, तो सरकार ने उन्हें बंगाल का गवर्नर बना दिया। अब बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और चल रही थीं, उसमें धनखड़ साहब ने मुखर होकर केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। तब तो हम सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो भाई कोई तो है जो आम नागरिकों और हिंदुओं की लगातार हो रही हत्याओं के खिलाफ कहीं आवाज उठा रहा है और बोल रहा है। यही बात शायद सरकार को भी अच्छी लग गई और उन्होंने उन्हें प्रमोट करके जब वेंकैया नायडू का वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हुआ तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। बंगाल में उनके रवैये को देखकर सरकार को भी यही उम्मीद रही होगी कि भाई वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी वो सरकार के फेवर से बात करेंगे। और पिछले 3 सालों के कार्यकाल में ऑपोजिशन पार्टी का उन पे आरोप भी यही रहा कि भाई ये वाइस प्रेसिडेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे होने के बावजूद भी पार्टी लाइन के हिसाब से बात करते हैं और पार्टी की तरफ से बायस्ड हैं। ऑपोजिशन तो 6 महीने पहले इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन भी ले आया था, ये कह के कि ये बायस्ड हैं। और अब जब इनको हटा दिया गया है तो सबसे ज्यादा टेसुए अपोजिशन ही बहा रहा है और तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहा है। उनका कहना है कि भाई कम से कम एक फेयरवेल तो दे दो, पर मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और सरकार ने मुंह तो जला ही लिया है धनखड़ के मामले में। दरअसल धनखड़ जब से वीपी बने थे या यूं कहे कि बनाए गए थे, तब से ही वो एक्टिविज्म के मोड में आ गए थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल बयान देने शुरू कर दिए थे जो एक इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जाती है। भाई अब वीपी बनने के बाद आप किसी पार्टी के तो रहे नहीं, आप तो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं और मोस्टली वाइस प्रेसिडेंट का काम तो राज्यसभा की अध्यक्षता करना ही होता है, उससे ज्यादा कुछ काम होता नहीं तब तक जब तक कि राष्ट्रपति उपलब्ध हैं। भाई वाइस कैप्टन का काम तो तभी होता है ना जब कैप्टन अवेलेबल ना हो मैदान में। पर धनखड़ साहब ये बात समझ नहीं रहे थे और लगातार अपने बयानों से सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। सबसे ज्यादा मुसीबत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मामले में बयानबाजी करके खड़ी कर दी, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज करने के तरीके पे ही सवाल उठा दिया। जैसा कि आजकल देश में माहौल है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में किसी भी तरह के उल्टे सीधे फैसले सुना दे रहा है। तो उस वक्त जब जयदीप धनखड़ इस तरह की बातें कर रहे थे, तब सबको ये लग रहा था कि भाई शायद सरकार ही पीछे से उपराष्ट्रपति के माध्यम से ये कोर्ट के खिलाफ ये बातें कहलवा रही है, पर ऐसा था नहीं। कोई भी सरकार सीधे तौर पर कोर्ट से टक्कर नहीं लेना चाहती, क्योंकि सरकार के भी बहुत से मामले कोर्ट में चल रहे होते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इतने सारे उल्टे सीधे फैसलों के बावजूद सरकार ने या उनके किसी मंत्री ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया। पर धनखड़ साहब कहां मानने वाले थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, धनखड़ साहब सरकार से लगातार विशेष सुविधाओं की मांग करने लग गए थे। उनका यह कहना था कि भाई प्रोटोकॉल के हिसाब से देश में मैं प्रेसिडेंट के बाद हूं और प्रधानमंत्री से ऊपर हूं, तो फिर मुझे जो सिक्योरिटी दी जा रही है वो प्रधानमंत्री से कम क्यों है? मेरी जो कारों का काफिला है वो प्रधानमंत्री से कम क्यों है? हर जगह प्रेसिडेंट और पीएम की फोटो लगती है, मेरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मैं पीएम से ऊपर हूं। भाई अब इन भले आदमी को कौन समझाए कि भले ही प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री 1, 2, 3 नंबर पे आते हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं है। प्रधानमंत्री का पद इस देश में ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वही देश को चलाता है, और प्रेसिडेंट तो है ही, तो वैसी स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट एक राज्यसभा अध्यक्ष से बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं जाता। और बात सुरक्षा की है तो सुरक्षा का जो आकलन है वो तो एसपीजी करती है, और उसके हिसाब से जिसको जितना थ्रेट होता है उसके हिसाब से उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी या घटोतरी की जाती है। चलिए यहां तक तो मोदी जी फिर भी बर्दाश्त करते रहे, ये सोचकर कि भाई यही होता है जब किसी छोटे कद के व्यक्ति को बड़ा पद दे दिया जाए तो ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ कर रह जाता है। सरकार भी सोच रही थी कि चलो 2 साल बचे हैं, झेल लेते हैं किसी तरह से, पर उनकी इसी झेलने की आदत को धनखड़ ने भाजपा की कमजोरी और अपनी मजबूती समझ लिया। उनको लगा कि उनका कद इस देश में और बीजेपी में इतना बड़ा हो गया है कि सरकार चाह कर भी उन्हें हाथ नहीं लगा पाएगी। बस अब उन्होंने सरकार को उसकी औकात दिखाने का काम शुरू कर दिया। पर जिस सरकार ने, पार्टी ने, व्यक्ति ने धनखड़ को इतना सब कुछ दिया, ऐसी क्या नाराजगी हो गई उनसे कि वो उस पार्टी की सरकार को ही गिराने की प्लानिंग और प्लॉटिंग तक करने लग गए। दरअसल उनकी वही सारी नाजायज मांगे जब सरकार नहीं मान रही थी तो धनखड़ को यह लगने लग गया कि भाई मेरी बेइज्जती की जा रही है।
और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऑपोजिशन के लोगों से हाथ मिलाने लग गए। अब जैसा कि आपको पता ही है कि ये आइडियोलॉजिकली भाजपाई तो है नहीं और मूल रूप से कांग्रेसी हैं, और कांग्रेसियों में तो ये आम गुण देखने को मिलता है कि वो देश और समाज से ज्यादा खुद के बारे में ही सोचते हैं। तो ये भी सोचने लग गए। तो सरकार के कान तब खड़े हुए जब धनखड़ ने पहली बार आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संजय सिंह को मिलने के लिए बुलाया। अब केजरीवाल ना तो एमपी है, ना ही विधायक है, और ना ही किसी स्टेट पॉलिटिक्स में कोई हैसियत बची है केजरीवाल की। और उन्होंने समय नहीं मांगा था, वाइस प्रेसिडेंट ने खुद उनको बुलाया था इनवाइट करके। चलिए बुलाने तक तो ठीक था, उनको बुलाकर उनसे ये डिस्कस करने लग गए कि भाई आप लोग सरकार के खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं। तो केजरीवाल ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो संख्या बल है नहीं। तो धनखड़ साहब उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से बात क्यों नहीं करते। भाई सबको पता है कि लोकसभा में सरकार की अपनी मेजोरिटी है नहीं, वो टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से चल रही है। और अब जब इन्होंने जस्टिस वर्मा को इम्पीच करने का ऑपोजिशन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तब सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई कि भाई ये तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जब सरकार की अपने दम पर मेजोरिटी है नहीं तो ये बिना सरकार को बताए, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए और बिना उनको तैयारी का मौका दिए कभी भी ऑपोजिशन की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में मंगवा सकता है, और तब सरकार मुसीबत में पड़ सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये राज्यसभा में इम्पीचमेंट वाला सुझाव भी धनखड़ ने ही ऑपोजिशन को दिया था ताकि ये मुद्दा सरकार के हाथों से छीन लिया जाए। बस यहीं पे धनखड़ ने खुद को ओवर एस्टिमेट और मोदी को अंडर एस्टिमेट कर लिया। उनको ये लगा कि ऐसे बीच चलते सेशन में मोदी सरकार उनको हटा तो पाएगी नहीं, पर मोदी का पेशेंस तो सब जानते हैं और उनकी टाइमिंग तो पाकिस्तान तक फेमस है। वो चीजों को झेलते रहते हैं, पर जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो वो फैसला लेने में चूकते नहीं। चलिए भाजपा ने इस बार तो किसी तरह से अपनी जान बचा ली, पर अगर बार बार ऐसी ही गलती करते रहेंगे कि बाहर से किसी को भी लाकर अपने सर पे बिठा लो, तो इस तरह के धोखे बार बार होते रहेंगे। इससे पहले सत्यपाल मलिक के साथ भी ऐसा ही हुआ था। भाजपा उन्हें भी बाहर से लेकर आई थी और उनको भी उनकी औकात से बहुत ज्यादा दे दिया था और वो भी भाजपा के खिलाफ हो गए थे। और अब ये धनखड़, और ऊपर से दोनों ही जाट हैं। तो बात ये थी कि धनखड़ ने बड़े पद पर रहते हुए अपना छोटापना दिखा दिया और पर्सनल स्कोर सेटल करने में लग गए, जबकि सरकार की तरफ से कोई गलती थी भी नहीं। लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में ये बात भी बहुत तेजी से चल रही है कि बिहार के इलेक्शन को देखते हुए ये दांव खेला गया है ताकि नीतीश कुमार को बिहार की पॉलिटिक्स से निकालकर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए और उनको पॉलिटिकली इररिलेवेंट कर दिया जाए। हालांकि इन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य आजकल अच्छा नहीं है, तो वो तो बिहार में ही ऑलरेडी पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो चुके हैं। ऐसे में एक अनस्टेबल व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट बनाने के बारे में तो सरकार सोच भी नहीं सकती, वो भी तब जब इस तरह की घटना ऑलरेडी हो चुकी है। चलिए मामला चाहे जो भी हो, भाजपा कम से कम अभी तो राहत की सांस ले रही होगी कि जो हुआ अच्छा हुआ, चाहे जैसे भी हुआ। कम से कम मोदी जी के ट्वीट को तो देखकर यही इंप्रेशन मिल रहा है कि चलो भाई जान छूटी। इतना कम तो उन्होंने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए नहीं लिखा था जितना उन्होंने धनखड़ की विदाई पे लिखा है। अगले वीडियो में मैं धनखड़ और सलमान खान का क्या रिश्ता रहा और धनखड़ ने सलमान खान का कौन सा केस लड़ा है इस बारे में बताऊंगा। तब तक मक्केश्वर अवेकन से जुड़े रहिए और हमारी दूसरी वीडियोस भी देखते रहिए जो समाज में जागृति के लिए बनाई गई है। धनखड़ वाला जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं ये हमें कमेंट में बताइए, और आप आगे हमें किन मुद्दों पर बात करते हुए देखना चाहते हैं उसको भी हमें लिखकर भेजिए। अगर आपको मेरे विचार और मेरा कंटेंट अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और आपको लगता हो कि ये बातें किसी और के लिए सुनना जरूरी है तो उनको शेयर करके उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।